नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन टॉपिक के बारे में जानेंगे और ये जो टॉपिक है हमारा ये क्लास 12th का टॉपिक है जिसे हम समाकलन कहते हैं और आज हम इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जो सबसे पहला बिंदु है हमारा वो का किसी फलन का समाकलन। ठीक है, इससे पहले हमने अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग ये टॉपिक किए हैं। ठीक है, आज हम उसी का ही जो प्रतिलोम होता है अवकलन का रिवर्स हम कह सकते हैं समाकलन, उस टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा किसी फलन का समाकलन और फिर उसके बाद हम अनिश्चित समाकल और समाकल अचरांक के बारे में जानेंगे और फिर हम समाकलन के मानक सूत्र हैं उनका भी सत्यापन करेंगे या उनका निगमन करेंगे और उसके पश्चात हम अवकलन और समाकलन की तुलना भी करेंगे। ठीक है, और फिर हम समाकलन की विधियों पर जाएंगे। ठीक है, हमारे पास में कुछ विधियां होंगी जिसकी सहायता से हम समाकलन कर सकते हैं। वास्तव में जो ये समाकलन है अवकलन से पूर्व में खोजा गया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें अवकलन से पहले हुई थी, लेकिन इसे हम किताबों के अंदर अवकलन के बाद में पढ़ते हैं क्योंकि समाकलन करने की कुछ विधियों के अंदर अवकलन का भी प्रयोग होता है, इसलिए हम पहले अवकलन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में समाकलन टॉपिक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। समाकलन आखिर में है क्या? समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? भी अवकल गुणांक ज्ञात होता है और अगर मैं इसी अवकल गुणांक का अगर मैं समाकलन करूं तो मुझे वापस वो फलन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है भी, तो ये जो अवकल गुणांक था हमने इसका जब समाकलन किया तो हमें वो फलन ज्ञात हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अवकलन गणित में हम दिए गए फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन गणित में हम वह फलन ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया गया हो। इसीलिए समाकलन को प्रति अवकलज या पूर्वक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अवकलन की रिवर्स प्रोसेस है, इसी कारण से हम इसे प्रति अवकलज या एंटी डेरिवेटिव या पूर्वक जिसे प्रिमिटिव भी कहते हैं ये भी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा अब हम कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे हमें मालूम है कि साइन एक्स का जो अवकलन है वो कितना होता है? भी कोस एक्स होता है। ठीक है भी, यानी कि अगर हम कोस एक्स का समाकलन करें, ठीक है, साइन एक्स का अवकल गुणांक हमारे पास में कितना है? कोस एक्स। अगर मैं कोस एक्स का समाकलन करूं तो मेरे पास में यानी कि साइन एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोस एक्स का समाकलन है वो कितना होगा? साइन एक्स। इसी प्रकार से अगर मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन करता हूं तो मुझे 2x प्राप्त होता है और अगर 2x का अगर समाकलन किया जाए तो मुझे एक्स स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम किसी फलन के समाकलन पर चलते हैं। यदि दिया गया फलन f(x) और इसका समाकलन f(x) हो तो परिभाषा अनुसार यहाँ हमें जो फलन दिया गया है वो तो स्मॉल f(x) है और उसका समाकलन है वो कैपिटल f(x) है। तो हम परिभाषा से ये लिखेंगे इंटीग्रेशन f(x) dx इज इक्वल टू कैपिटल f(x) है। ठीक है भी, यहाँ ये जो सिंबल है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, यह सिंबल इस सिंबल का प्रयोग है समाकलन है तो dx का जो तात्पर्य है वो x के सापेक्ष समाकलन करने से है। ठीक है, और ये जो f(x) फलन है स्मॉल f(x) जिसका हमने समाकलन करना है उसको हम समाकल्य यानी कि इंटेग्रांड भी कहते हैं और तथा कैपिटल f(x) हमने f(x) का समाकलन किया और कैपिटल f(x) हमें प्राप्त हुआ और कैपिटल f(x) को हम समाकल कहते हैं। ठीक है भी, अब हम आगे चलते हैं अनिश्चित समाकल और समाकल अचरांक पर। इसके बारे में जानते हैं। हम दो फलन लेते हैं, हमने एक x² + 1 और x² + 2 ये दो फलन लिए। सबसे पहले मैं x² + 1 का अवकलन करता हूँ। ठीक है, तो x² + 1 का अवकलन करते हैं तो हमें 2x प्राप्त होता है, यानी कि 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो मुझे x² + 1 प्राप्त होना चाहिए। और अगर मैं x² + 2 का अवकलन करता हूँ, ठीक है, तो x² + 2 का अवकलन करते हैं तो भी मुझे 2x ही प्राप्त होता है और 2x का जब समाकलन किया जाएगा तो मुझे यहाँ से x² + 2 प्राप्त होना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि 2x
का जो समाकलन है, यहाँ हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमारे पास में 2x का समाकल एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x का जो समाकल है वो अद्वितीय नहीं है। इसी कारण से हम यह भी कह सकते हैं कि किसी फलन का समाकल अद्वितीय नहीं होता है। चलिएगा, हमने इसे लिखा भी है। दोनों स्थितियों में हमें 2x का समाकल भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, ठीक है, अर्थात किसी फलन का समाकल अद्वितीय नहीं होता है। यहाँ अचर पद का दोनों में अंतर है, इसी कारण समाकल करते समय स्वेच्छ अचर c प्रयुक्त किया जाता है। अतः किसी फलन f(x) तथा इसका समाकल कैपिटल Fx हो तो हम इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx इज इक्वल टू कैपिटल Fx प्लस c लिखते हैं। यहाँ c हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमने अभी देखा कि किसी फलन का जो समाकल है वो अद्वितीय नहीं है, लेकिन अवकलन अद्वितीय होता है प्रत्येक फलन का। यहाँ स्वेच्छ अचर c समाकलन अचरांक या समाकलन नियतांक कहलाता है। इसी c अचर प्रयुक्त होने के कारण समाकल को अनिश्चित समाकल भी कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं समाकलन के मानक सूत्रों पर। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी अचर का अवकलन करते हैं तो हमारे पास में 0 प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम 0 का समाकलन करेंगे तो मुझे अचर प्राप्त होगा, और अगर मैं x का अवकलन करता हूं तो मुझे 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 1 का समाकलन करूंगा तो मुझे x प्राप्त होगा, और प्लस का c कांस्टेंट हमने अनिश्चित समाकलन होने के कारण लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में 2 सूत्र आ गए हैं। एक तो 0 का समाकलन है वो कांस्टेंट टर्म आएगी, और 1 का जो समाकलन है वो x और प्लस का कोई कांस्टेंट c। ठीक है, अब हम दूसरे सूत्र पे चलते हैं। x की घात n का अवकलन। x की घात n का अवकलन हम जानते हैं कि n x की घात n-1 होता है। अगर यहाँ हम n को रिप्लेस कर दें n+1 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा d/dx ऑफ x की घात n+1 इज इक्वल टू n+1 एंड x की घात n। ठीक है, अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x की घात n का समाकलन, इस टर्म का समाकलन करेंगे हम, x की घात n का समाकलन, तो ये टर्म अपॉन में इधर चली जाएगी। ठीक है, तो हम x की घात n का समाकलन लिखेंगे। x की घात n का समाकलन इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जहाँ n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। क्योंकि हम log x का अवकलन जानते हैं कितना होता है 1/x, यानी कि 1/x का समाकलन हमारे पास में होगा log मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, ये पीछे वाले फॉर्मूले की स्थिति n इज इक्वल टू -1 वाली है। उसके अंदर हम अगर n बराबर -1 लेते हैं, ठीक है, n बराबर -1 लेते हैं तो हमारे पास में x की घात -1 बनेगा, यानी कि 1/x बनेगा। और यहाँ हम 1/x का समाकलन लिख रहे हैं कितना, log x। ठीक है, अब हम जानते हैं e की पावर x का जो अवकलन है वो हमारे पास में e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर x का समाकलन हमारे पास में e की पावर x प्लस c। ठीक है, समाकलन दर्शाने के लिए हम एक तो ये सिंबल दर्शाते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है, और एक साथ में dx लगाते हैं। dx से तात्पर्य है कि हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में a की पावर x का अवकलन, a की पावर x log e आधार पर a होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपॉन में log e आधार पर a होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम अब त्रिकोणमितीय फलन जो कि हमारे पास में sin x cos x है, इनके अवकलन के फॉर्मूले हैं हमारे पास में tan x का cot sec और cosec, हम उनके भी अवकलन के सूत्रों से हम समाकलन के सूत्र निकाले। यदि हम sin x का अवकलन करते हैं तो हमें cos x प्राप्त होता है, और अगर हम cos x का समाकलन करेंगे तो हमें sin x प्राप्त होगा। तो मैं लिख सकता हूँ cos x dx और इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू sin x प्लस c। और अगर हम cos x का अवकलन करते हैं तो हमें माइनस sin x प्राप्त होता है। अगर मैं इस माइनस को लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो मुझे sin x प्राप्त हो जाएगा, और sin x का जो समाकलन है वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, माइनस का cos x n प्लस का कोई कांस्टेंट c।
ठीक है भी। अब हम आगे चलते हैं। tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x का समाकलन कितना हो जाएगा फिर tan x n प्लस कोई कांस्टेंट c। और इसी प्रकार से cot x का अवकलन मेरे पास में माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, और यानी कि अगर इस माइनस को हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो मेरे पास में कोसेक स्क्वायर x का समाकलन प्राप्त हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर x का समाकलन कितना होगा माइनस का कोट x n प्लस का कोई कांस्टेंट c। ठीक है भी। अब हम इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं। सेक x का जो अवकलन है वो होता है सेक x tan x, और अगर हम सेक x tan x का समाकलन करें तो मुझे क्या प्राप्त होगा सेक x n प्लस का c। ये अवकलन की रिवर्स प्रोसेस होने के कारण हम इन फॉर्मूलों को लिख रहे हैं और यही हमारे मानक सूत्र है। ठीक है। और अब हम कोसेक x का अवकलन लिखते हैं। कोसेक x का अवकलन हम जानते हैं x के सापेक्ष वो होता है माइनस का कोसेक x इंटू कोट x, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरी फॉर्मूले से तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस कोसेक x का अवकलन। तो हम कह सकते हैं कि कोसेक x कोट x का जो समाकलन है, ठीक है, समाकलन करने के लिए हमें एक तो समाकलन का फॉर्मूला लगाना है और साथ में dx भी लगाना है। तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस का कोसेक x n प्लस का c। ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन डी पॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स x, ये हमारे पास में होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई पूरे का। तो यानी कि हमारे पास में 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, इसकी वैल्यू हमारे पास में होगी साइन इनवर्स x प्लस c। और कोस इनवर्स x का अवकलन भी हमारे पास में -1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में होगा कोस इनवर्स x n प्लस का c। ठीक है भाई। आगे फॉर्मूले पे चलते हैं हम। tan इनवर्स x का अवकलन डी अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x, के हमने अवकलन में पढ़ा था। अब हमारे पास में इसके समाकलन का फॉर्मूला आ गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x n प्लस का कोई कांस्टेंट c। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम। कोट इनवर्स x का अवकलन, और कोट इनवर्स x का अवकलन हमारे पास में होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर हम -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करें तो हमारे पास कोट इनवर्स x n प्लस का c प्राप्त होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में सेक इनवर्स x का अवकलन, और सेक इनवर्स x अवकलन होता है हमारे पास में 1 x और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड dx, ये हमारे पास में आएगा सेक इनवर्स x n प्लस का कोई कांस्टेंट है c। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स x का रह गया था, वो हमारे पास में कोसेक इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1 x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसका समाकलन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड dx, ये वैल्यू हमारे पास में कोसेक इनवर्स x n प्लस का c प्राप्त होगी। ठीक है विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में अवकलन का। अवकलन में हम अगर मॉडुलस ऑफ x का अवकलन करते हैं तो हमें मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x प्राप्त होता है, जहां x की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो x बराबर 0 पर मॉडुलस ऑफ x फलन है वो अवकलनीय नहीं होता। ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 0 हमने छोड़ देना है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस ऑफ x का जो अवकलन है वो मॉडुलस ऑफ x ओवर x होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो इंटीग्रेशन हमारे पास में मॉड ऑफ x n प्लस का कोई कांस्टेंट c प्राप्त होगा, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है विद्यार्थियों। अब हम देखते हैं अगर हमने किसी फलन के समाकलन का अवकलन करना है तो हमें वही फलन प्राप्त हो जाता है, और अगर हमने किसी फलन के अवकलन का समाकलन करना है तो हमें वो फलन प्लस का कोई कांस्टेंट c प्राप्त होगा। ठीक है। अर्थात फलन के समाकल के अवकलज, ये फलन का समाकल और इसका अवकलज लिया तो हमें वही फलन प्राप्त हुआ, लेकिन जब हमने फलन के अवकलज का समाकल लिया, ठीक है, तो हमें दोनों में क्या डिफरेंस मिला, यहाँ तो हमें वही फलन प्राप्त हुआ था और यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक अचर का अंतर प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि किसी फलन के समाकल के अवकलज और अवकलज के समाकल में केवल समाकल अचरांक का अंतर होता है।
ठीक है विद्यार्थियों, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। किसी भी फलन का समाकलन है वो अद्वितीय नहीं होता, इसलिए हम प्लस का कांस्टेंट सी लगाते हैं। ठीक है, और हमने जो अभी फॉर्मूले लिखे हैं ये समाकलन के मानक सूत्र है। एक बार हम इनको फिर से भी लिखेंगे आगे, और हम पहले समाकलन और अवकलन की तुलना करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों संक्रियाएं फलनों पर ही होती है और प्रत्येक का परिमाण है वो भी या परिणाम है वो भी एक फलन होता है। दोनों संक्रियाएं रैखिक है। प्रत्येक फलन अवकलनीय या समाकलनीय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये हमने अवकलनीयता में भी पढ़ा था कि प्रत्येक फलन का अवकलन होना आवश्यक नहीं है। वो उस बिंदु पर अगर अवकलनीय नहीं है तो हम उस फलन का उस बिंदु पर अवकलन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से प्रत्येक फलन का समाकलनीय होना भी आवश्यक नहीं है। प्रत्येक फलन का अवकलन अगर इसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, परंतु किसी फलन का जो समाकलन है यदि इसका अस्तित्व है तो वह अद्वितीय नहीं होता। ये हमने स्टार्टिंग के अंदर भी सीखा था, जहाँ हमने x² + 1 और x²+2 इन दो के समाकलन अवकलन करके समाकलन किए थे, तो हमें अचर पद का अंतर प्राप्त हुआ था। ठीक है भाई, इसलिए हम कह सकते थे कि किसी फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता, और हमने प्लस का कांस्टेंट सी भी लगाया था जिसे हमने समाकलन अचरांक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी फलन के अवकलज का मान एक बिंदु पर होता है, जबकि फलन के समाकलन का मान परिभाषित अंतराल में होता है। अवकलन हम किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं, वो उसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता आती है, लेकिन समाकलन है किसी फलन का समाकलन वो किसी अंतराल पे लिया जाता है। ठीक है, किसी फलन के अवकलज का ज्यामितीय अर्थ यह है कि यह वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। ठीक है, जबकि फलन के समाकलन का ज्यामितीय अर्थ यह है कि यह किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि हम किसी फलन का जो अवकलन करते हैं वो तो उस बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता को दर्शाता है, और समाकलन है वो किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, अवकलज का उपयोग कण के वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों को ज्ञात करने में, जबकि समाकलन का प्रयोग द्रव्यमान के अंदर संवेग जैसी भौतिक राशियों को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, यह अवकलन और समाकलन के अंतर भी है और उनका कुछ मुख्य बिंदु भी है। ठीक है विद्यार्थियों, अवकलज व समाकलन एक दूसरे की व्युत्क्रम संक्रियाएं हैं, ये हमने सबसे पहले ही जाना था। हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो हमें अवकल गुणांक प्राप्त होता है, और समाकलन अगर अवकल गुणांक का हम समाकलन करेंगे तो हमें वह फलन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा समाकलन करने की विधियों पर चलते हैं। समाकलन करने की मुख्यतः निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहली विधि है मानक सूत्रों के प्रयोग के द्वारा, और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन द्वारा, और फिर तीसरी विधि है आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा, और फिर चौथी विधि है खंडशः समाकलन हम जिसे कहते हैं, हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, खंडशः विधि द्वारा। ठीक है, इन विधियों से हम समाकलन करना सीखेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। आगे की वीडियो में हम इन विधियों की सहायता से समाकलन करना सीखेंगे। आज पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो आगे प्रेषित की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।